क्लास। हाँ जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इसके चैप्टर 5 हमने कर लिया है, क्वालिटी वाला। नेक्स्ट चैप्टर आता है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे एग्रीगेट प्लानिंग का। एग्रीगेट प्लानिंग ऑन द प्रोडक्शन प्लानिंग is the intermediate range capacity planning that normal cover a time zone of 2 to 12 months. So it can stretch up to 18 months in some form, especially valuation for business that have seasonal and other demand and capacity swing. Aggregate planning aims to produce a production plan that effectively utilized the organization resources to meet the predicted demand. Output rate, employees level, fluctuation in inter- inventory level, and change back order and subcontracting in and out, all consideration that plans must take. एग्रीगेट प्लानिंग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट यानी कि टोटल, ठीक है। प्लानिंग यानी कि प्लान करना। जब हम टोटल प्लान करते हैं कि जितनी भी हमने प्रोडक्शन करनी है उस सबको प्लान करके चलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग। ये मोस्टली 2 से 12 मंथ का होता है, यानी कि 1 साल के लिए हम प्लान करके चलते हैं, दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग। लेकिन अगर तो कोई फर्म यानी कि कोई फर्म ऐसी होती है जिनका बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होता है, तो वो इसको 2 मंथ से 12 मंथ की जगह 18 मंथ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। यानी कि 2 से 18 मंथ तक की प्लानिंग पहले से ही कर लिया, प्री प्लान कर लिया सब, कि कैसे प्रोडक्शन होनी है। ठीक है, जो सीजनल है, कई कई की डिमांड ज्यादा है, उन प्रोडक्ट पे हमें 18 मंथ तक की प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, ताकि जो रिसोर्सेज है वो हमारे खत्म ना हो। ठीक है, इन्फ्लेशन ना आ जाए, एम्प्लॉयमेंट लेवल ना खराब हो जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे। Some firm use term sales and operation planning in the term of aggregate planning। कुछ एग्रीगेट प्लानिंग की जगह पे कौन सा टर्म यूज करते हैं? सेल्स एंड ऑपरेशन। बात तो एक ही है, बिजनेस में किया क्या जाता है? सेल और ऑपरेशन ही किया जाता है। तो उसको या तो सेल्स एंड ऑपरेशन बोल लो या एग्रीगेट बोल लो। ये कैपेसिटी डिसीजन 3 तरह से लिया जाता है इसमें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होता है डिसीजन होता है, वो सिर्फ डिजायर गोल तक होता है, कि जैसे ही आपने गोल देखो, शॉर्ट टर्म डिसीजन असेंशियल डिसीजन अबाउट द बेस्ट वे टू अटेंड द डिजायर गोल। डिजायर गोल तक होता है, जैसे आपने डिजायर गोल अचीव कर लिया वो डिसीजन खत्म। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म एंड मीडिएटर टर्म डिसीजन किसके लिए होता है? शेड्यूल जॉब करना, ठीक है, वर्किंग एंड इक्विपमेंट को लेके आना, ये सब। देन कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन यानी कि बिग पिक्चर। ठीक है, कोई बड़ी चीज, टोटल, ओवरऑल। ठीक है, जब हम ओवरऑल प्लानिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन की, ओवरऑल प्लानिंग करते हैं अगर हम अपने सेल्स और ऑपरेशंस की, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट। देन कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? चेंज। वेरिएशन किसको बोलते हैं? चेंज को बोलते हैं। जब थोड़ी सी चीज को बदलने से बड़ा चेंज आ जाए, दैट इज वेरिएशन। ठीक है, यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट को हटाया है, एक फीचर को हटाया, तो एक फीचर को हटाने की वजह से उसकी डिमांड में ह्यूज डिफरेंस आ गया, डिमांड ह्यूज गिर गई, दैट इज चेंज इन कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वो वेरिएशन हो गया। ठीक है, फ्लक्चुएशन आना, कोई भी एक चीज के बदलने से चेंजेस आने, उसको बोलेंगे वेरिएशन। अब स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं लेबर के लिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए,
इक्विपमेंट के लिए, सबके लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं एग्रीगेट प्लानिंग में। तो वो कैसे, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे उसमें? तो फर्स्ट स्टेप होएगा वेरी द वर्कफोर्स साइज। सबसे पहले तो हम पर्सोनल देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास कितनी वर्कफोर्स है हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए, ठीक है। अगर तो ज्यादा है तो फायर कर देंगे, अगर कम है तो हायर कर लेंगे, ठीक है। देन वर्किंग आवर्स देखेंगे कि उनको आइडल वर्किंग आवर्स मिले, ठीक है। एक वर्कर के लिए आइडल वर्किंग 8 आवर रखे हुए हैं ना, 8 आवर से ज्यादा उनको काम ना करना पड़े और हमारी डिमांड भी फुलफिल हो जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। देन हम देखेंगे इन्वेंट्री लेवल, क्या जितनी इन्वेंट्री का अमाउंट हमारे पास है, क्या वो हमारी डिमांड को पूरी कर पाएगी? हमें और इन्वेंट्री तो नहीं चाहिए, और स्टॉक तो नहीं चाहिए रॉ मटेरियल का। देन सब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डिमांड है शिफ्टिंग अपवर्ड फ्रॉम अ लो पॉइंट, सब कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो सप्लाई एग्जैक्ट कैपेसिटी टू मेंटेन कंसिस्टेंट प्रोडक्शन रेट। देन सब कॉन्ट्रैक्ट आ गए, यानी कि अगर डिमांड हमारी फ्लक्चुएट कर रही है तो सप्लाई को भी उनके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना। Apart from this strategy, the guideline for the aggregate planning are follows and to be ready to the production planning। तो कौन कौन सी गाइडलाइन दी जाती है इन सबको पूरा करने के लिए? पहले तो क्या करते हैं, कंपनी डिटरमाइन करती है पॉलिसी को, कंट्रोलेबल वेरिएबल चेक करती है कौन कौन से है जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, पॉलिसीज बनाती है उसके अकॉर्डिंग। हेल्प ऑफ अ कॉम्पिटेंट प्रिडिक्शन, देन फिर प्रिडिक्ट करती है क्या हमें फ्यूचर के लिए चाहिए। एप्रोप्रिएट कैपेसिटी यूनिट मंगवाती है, यानी कि स्टॉक रेडी करती है, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो रेडी करती है, उसको मेंटेन करती है स्टाफ के साथ। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपर से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है, स्टाफ को मैनेज किया जाता है, ठीक है। माइंड सेट उनका चेंज किया जाता है, ठीक है। उनका माइंड सेट होता है डेली 8 8 घंटे काम करना और करके चले जाओ, उनका माइंड सेट चेंज किया जाता है कि हमें इतनी स्टॉक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये फिर रेगुलरली मैनर में किया जाता है सारा काम, और बाद में फिर प्लान को रिव्यू किया जाता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो प्रॉपरली सही तरीके से वर्क हुआ है या नहीं। देन आ गया मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये एक स्कीम है, एक तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि प्रोडक्शन करने का शेड्यूल बनाना, मास्टर शेड्यूल बनाना, बेस्ट शेड्यूल बनाना, ठीक है। इट प्रेजेंट द ओवर It presents the overreaching strategy in terms of listing and product or model to which priority can be allocated. It is a good idea to plan for material and capacity need. The type, volume, component, time of the item being produced, determine the time interval, employees is master scheduling। ठीक है, मास्टर शेड्यूलिंग में क्या किया जाता है, डिमांड को और उसकी कैपेसिटी नीड को दोनों को मैच करने की कोशिश की जाती है। किसके थ्रू करेंगे, वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, टाइम कितना लगने वाला है और उस टाइम पे हमारे पास कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे, ये पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर शेड्यूल। टाइम मास्टर शेड्यूल टाइम होरिजोन इज आल्सो इन्फ्लुएंटेड बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड लीड टाइम। ये जो शेड्यूल का टाइम है ये चेंज होता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, ठीक है। मोस्टली 1 वीक का होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, जो इसके प्राइमरी रोल है मास्टर शेड्यूल के, वो क्या है, जितना टाइम बोला गया है उस टाइम पर प्रिस्क्राइब डिलीवरेबल, जितना टाइम बोला गया है उस टाइम पर अमाउंट का मटेरियल का डिलीवर करवाना ही करवाना है, तभी शेड्यूल बनाया जा रहा है कि इतनी देर में काम करके देना ही देना।
अल्टरनेट शेड्यूल और इवेल्युएट, इसमें एक अल्टरनेट शेड्यूल भी रखा जाता है, यानी कि प्लान बी रखा जाता है साथ में। मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट है, ये पहले स्टेप पे देखा जाता है कि कितना मटेरियल चाहिए। देन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, कैलकुलेट की जाती है कि कितनी कैपेसिटी की जरूरत है। ठीक है, प्लांट लोड कितना ले सकता है हमारा, कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसके बारे में, हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट कितने हैं, प्रॉपरली एस्टेब्लिश है या नहीं है, ये सब चेक करके रखना हो। ठीक है, देन आ गया अ मास्टर शेड्यूल इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। द मास्टर शेड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इवेल्युएट करता है न्यू ऑर्डर को, न्यू प्रोवाइड करता है डिलीवरी डेट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, डिले नहीं होने देता, प्रोडक्ट को शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलता है, और बाद में एंड में रिवाइज भी करता है, और एक अल्टरनेटिव भी साथ में लेके चलता है अगर हमारा वैसे उस तरीके से काम ना चले। ठीक है, देखो मार्केट इन्वायरमेंट, फोरकास्ट। मार्केट की इन्वायरमेंट पहले चेक करेगा, उसको फोरकास्ट करेगा, देन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग बनेगी। इन चारों को मिलाकर मार्केट की इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा, ये इंटरनल फैक्टर होगा, और कैपेसिटी कितनी है, मटेरियल, लैंड, लेबर और टेक्नोलॉजी। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इन सबको मिला के बना एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान। फिर इसको इसमें इसमें क्या बनाया जाता है, इसमें हम शेड्यूल बनाते हैं, मास्टर शेड्यूल, किसका, मटेरियल का और कैपेसिटी का, कि कितनी मटेरियल रिक्वायरमेंट है और कितनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो होता है ये लॉन्ग रेंज, लॉन्ग पीरियड लेता है, लॉन्ग टाइम, ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ये जो एग्रीगेट प्लान और टाइम शेड्यूल है, ये मीडियम रेंज के लिए है, यानी कि 18 मंथ्स के लिए। हमने पढ़ा ना एग्रीगेट प्लान अप टू 18 मंथ्स। और जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट और मटेरियल रिक्वायरमेंट देखी जाती है, वो लो रेंज के लिए होते हैं, यानी कि अप टू 4 मंथ्स के लिए। अब आ गया इसकी रिक्वायरमेंट्स, पहले मटेरियल फिर कैपेसिटी। पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आ गई, इसमें मेन 3 क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, हमें एग्जैक्टली जरूरत किस चीज की है। व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट जरूरत है। ठीक है, हमें चाहिए क्या और कितनी अमाउंट में चाहिए, और क्या वो सच में हमारे लिए जरूरी है। ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखी जाती है। एम MRP, मास्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट की 3 मेन फीचर हैं, 3 मेन जरूरतें हैं। फर्स्ट आ गया मटेरियल, मास्टर प्रोडक्ट शेड्यूल, प्रोडक्ट का शेड्यूल बनाना, कि कितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है, कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट का शेड्यूल बनाना। फिर इन्वेंट्री का स्टेटस बनाना, कि हमारे पास इन स्टॉक कितनी इन्वेंट्री है। ठीक है, मंगवाने वाली कितनी इन्वेंट्री है। देन बिल ऑफ मटेरियल, फिर वो मटेरियल का बिल बनाना, जिसमें सारी इंक्लूड होंगे, सारी अमाउंट इंक्लूड होगी फाइनल गुड तक, कि कितना रॉ मटेरियल लगा, कितनी बिजली लगी, कितना क्या लगा, वो सब। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान 2 आ गया। प्लान 2 कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही बोला गया कि अगर फर्स्ट हमारे पास जैसे प्लान ए फेल हो गया, तो हम प्लान बी ले लेते हैं ना, उसी तरह ये प्लान बी है। ठीक है, इसमें भी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट चेक की जाती है। ठीक है, इनोवेशन लाई जाती है, जो पिछले प्लान में कमियां रही होंगी वो इस प्लान में पूरी की जाएंगी। देन मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस प्लान, entire process through the less sequence then change made at lower level।
मास्टर बिजनेस शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो ऐसे बनेगा। पहले तो मार्केट की डिमांड, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये देखा जाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट प्लान किया जाएगा। प्रोडक्ट प्लान करने के बाद अगर तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, देन कैपेसिटी प्लानिंग की जाएगी, कितनी कैपेसिटी प्लान करनी है। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वापस से प्रोडक्शन प्लान करेंगे। अगर कैपेसिटी प्लानिंग के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लान करेंगे। और अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम कहाँ चले जाएंगे, मास्टर शेड्यूल पे चले जाएंगे। मास्टर शेड्यूल में दो आ गए हमारे पास, एक मटेरियल और एक कैपेसिटी। मटेरियल देखेंगे सबसे पहले, फिर कैपेसिटी देखेंगे। और अगर फिर से प्रॉब्लम आती है कुछ तो वापस मटेरियल पे जाएंगे, ठीक है, वापस शेड्यूल प्लान करेंगे। और अगर नई प्रॉब्लम आती है तो रिक्वायरमेंट जो शेड्यूल हमें दिया हुआ है उसको हम फॉलो कर लेंगे। क्लियर है? देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एंटरप्राइजेस में देखो मल्टीपल एक्टिविटीज करनी होती हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो उस सबको परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है रिसोर्सेज, यानी कि रॉ मटेरियल। तो जब हम उस रिसोर्स को प्लान करते हैं, उस रिसोर्स को एप्लीकेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी कि अगर प्रोडक्शन में इतना दे दो, इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग में इतनी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस में इतनी रिक्वायरमेंट है। जब हम प्रॉपर प्लान करके कि इस डिपार्टमेंट को इतना सामान की जरूरत है, जब हम वो प्रॉपर प्लान करके देते हैं रिसोर्सेज को, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लान। रिसोर्सेज अकेला मटेरियल नहीं हो सकता, कभी कभी इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, फाइनेंस भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है। अगर लोन लेके हम फाइनेंस को दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिसोर्सेज। ठीक है। देन ईपीआर, वही आ गया, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में कैसे होगा, ईपीएस वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना है, बट वाइड रेंज की वजह से अभी ये सर्विस सेक्टर में भी यूज हो रहा है। ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज, पोर्टल सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हायर एजुकेशन, लॉजिकल सर्विसेज, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये सब इसके एग्जांपल्स है। वो भी क्या करते हैं, वो भी अपनी चीजों को शेड्यूल करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को शेड्यूल करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, देन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको अकॉर्डिंग, जिसको जितनी चाहिए होती है उस अकॉर्डिंग। क्लियर है? इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ये देखो ये रहा, यहाँ लिखा, फॉर एग्जाम्पल, for example, are commonly used for to integrate and assess student information, course requirement and course schedule, room schedule, human resources, accounting, financial information at many universities. Parents record, prescription date, treatment plan, schedule information are all stored in hospital EPS system. ठीक है। ईआरपी सिस्टम क्या है, रिसोर्स को प्लान करना। तो यानी कि सिस्टम के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको 3 महीने पहले की एंट्रीज भी मिल जाएंगी हॉस्पिटल के डाटा से, कि 3 महीने पहले ये बंदा यहाँ एडमिट हुआ था, ये रूम नंबर था इसका, ये लोग इससे मिलने आए थे, ये इसके पेरेंट्स हैं, ये इसका लोकेशन, मतलब एड्रेस था। ठीक है। तो वो सारा किसके थ्रू किया जाता है, वो सारा ईआरपी के थ्रू ही किया जाता है। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर?
नाउ कल हमारा चैप्टर 7 आएगा, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सेम वैसे ही है आपका पिछले चैप्टर की तरह। पिछले चैप्टर में हमने ओवरऑल प्लानिंग किया है, इसमें उससे पहले हमने सिर्फ क्वालिटी को प्लान किया था, फिर हमने अब एग्रीगेट प्लान किया, अब हम सिर्फ इन्वेंट्री को प्लान करेंगे। यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल चल रहा है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, चाहे वो फिनिश गुड है, उन सबको मैनेज कैसे करना है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। डन। चैप्टर 6 हमारा 6 कंप्लीट हुआ है ना? हाँ, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव यू एनी डाउट? किसी को किसी पॉइंट पे, किसी को किसी फीचर पे डिफरेंट कोई प्रॉब्लम है? आप खुद भी बेटा डेली इसको एज ए रिवाइज किया करो, ताकि आप नेक्स्ट डे कुछ पूछ सको। आप पढ़ते ही नहीं हो उसको, तो आप पूछोगे क्या अगले दिन? आप उसको पढ़ा करो, एट अ गो थ्रू किया करो बस एक बार, रीडिंग करके, कि ये पढ़ाया था, ये पढ़ा है, ये ऐसे ऐसे था। एक गो थ्रू ही करना होता है, एक रीडिंग ही मारनी होती है। रीडिंग मार के आपको, रीडिंग मारने में भी तीन चार चीजें मिल जाएंगी ऐसी, जो आपको लगेगा शायद ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे पता करना चाहिए, ये मुझे पूछना चाहिए। बट आप रीडिंग ही नहीं करते हो तो पता ही नहीं चलता कि पूछना क्या है।